दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य प्रोमिला काजी की लिखी कहानी गुड बाय दादी। जगमगाती बत्तियों में यह शहर बिल्कुल दुल्हन सा लगता है। मरीन ड्राइव से गुजरते शेखर ने एक गहरी सांस ली। 10 दिन बाद घर लौट रहा था वो, और यहाँ पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि वो अपने फॉरेन टूर्स में अपने घर को कितना ज़्यादा मिस करता है। घर याद आते ही उसे माँ और डैड के साथ सबसे ज़्यादा दादी याद आईं, और उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन ये मना रहा था कि दादी उसके पहुंचने तक सो न गई हों। घर पहुंचा तो माँ और डैड उसको देख के हैरान रह गए। तुम्हारी सरप्राइज देने वाली आदत ना कभी जाएगी नहीं। अरे बता देते तो गाड़ी भेज देते एयरपोर्ट। अपने गले से लगाते हुए मम्मी ने लाड जताया। वेल डन सन, बड़ा ऑर्डर था ये और प्रेस्टिजियस भी, कहते हुए डैड ने गर्व से बेटे से हाथ मिला लिया। यस डैड, सब आसानी से हो गया, कहते हुए शेखर इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखें जिन्हें खोज रही थीं वो नहीं दिखाई दी। दादी कहाँ है, सो गई क्या? उसके माँ और पापा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जब तक वो कुछ कहने के लिए शब्द खोजते, शेखर दादी दादी पुकारते हुए उनके कमरे की तरफ चला गया। कहा था ना बता देते उसको, लेकिन आप कहाँ सुनते हैं किसी की। कुछ परेशान होते हुए माँ दरवाजे की तरफ देखने लगी। माँ, दादी कहाँ है? शेखर तेजी से कमरे में आया और उसने हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए पूछा। उसके डैड बेटे की तरफ बढ़े और कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, कुछ दिन पहले उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी। शी इज़ रिकवरिंग, हॉस्पिटल में है, कुछ दिन रहेंगी वहाँ। सुन के शेखर परेशान हो गया। हॉस्पिटल में? क्या प्रॉब्लम हुई थी उनको? और आप लोगों ने बताया क्यों नहीं मुझे? कब हुआ ये? थोड़ा सांस की प्रॉब्लम हो गई उनको, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है, डैड ने शेखर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन हॉस्पिटल में उनके साथ कौन है? शेखर बेचैन हो गया। डॉक्टर देसाई हैं, नर्सेज हैं बेटा, सब उनका बहुत ध्यान रखते हैं। हम भी जाते हैं, रोज देख आते हैं। देख आते हैं मतलब? पापा दादी अकेली हैं वहां, उन्हें हमारी जरूरत है। बेटा, वो ज्यादातर सोती रहती हैं और हमारे रहने से डिस्टर्ब हो सकती हैं, इसलिए। शेखर का मन बहुत भारी हो गया। शरारत से उसके मोबाइल में झांकती दादी, लाड़ से अपनी गोद में चिपटाए रहने वाली दादी, उसे एक पल भी अकेला न छोड़ने वाली दादी आज खुद कितनी अकेली और असहाय हॉस्पिटल बेड पे पड़ी होंगी, सोच के शेखर की आंखें भर आईं। बिना कुछ कहे वो अपने कमरे की तरफ चला गया और कुछ ही देर में एक छोटा सा बैग उठाए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। उसके माँ पापा चुपचाप बेटे को जाते देख रहे थे। अपने किसी प्रिय की तकलीफ अपना भी मन छील के रख देती है। यही हाल शेखर का था। हॉस्पिटल में उनके कमरे के सामने वो पल भर ठिठक गया। जानता था कि दादी को इस तरह देखना तकलीफ देह होगा। फिर वो हिम्मत करके आहिस्ते से दरवाज़ा धकेल कर अंदर पहुंचा। सामने बिस्तर पर दादी सो रही थीं। आसपास कितनी ही मशीन्स लगी थीं जिनमें उनकी हार्ट बीट और नब्ज की हल्की हल्की टिक टिक की आवाज़ चल रही थी। दाएं हाथ की पतली सी बाजू में एक पाइप था जिसमें बूंद बूंद करके ग्लूकोज चढ़ रहा था। दादी का कमज़ोर शरीर इतने तामझाम के बीच कितना छोटा लग रहा था। शेखर की नज़र धुंधला गई। थोड़ा ऊंचे से सरहाने पर दादी का सर कुछ बाईं ओर झुका था। चेहरे पर दर्द तो नहीं, पर एक बेचैनी सी जरूर थी, और बाईं आंख की कोर पर एक आंसू था जो शायद गिरने से रह गया था। कुछ देर शेखर उनको यूं ही देखता रहा। उसका मन कर रहा था कि उनके पतले दुबले शरीर को गोद में उठाकर वो तुरंत घर ले जाए। पास रखी कुर्सी को हल्के से खींचकर शेखर उनके बेड के बाईं ओर जाकर बैठ गया और उनकी पलकों की कोर पर जमे आंसू को अपनी उंगली से पोंछ दिया। वो हल्के हल्के दादी का माथा सहलाने लगा। बचपन की कई तस्वीरें एक एक करके उसके सामने आने लगीं। दादी रोज सोते वक्त उसका माथा ऐसे ही सहलाती थीं, और रुक जाती तो शेखर नींद में बुदबुदाता, करती रहो ना दादी, अच्छा लग रहा है। दादी लाड़ से उसका माथा चूम लेती। मुझे भी लगता है जैसे खूब सारे आशीर्वाद तेरे अंदर भर रही हूँ। अपनी माँ से ज्यादा दादी के करीब था शेखर। फिर कॉलेज की छोटी से छोटी बात भी दादी से कहे बगैर रह नहीं पाता था, और दादी उसकी सभी बातें एक अच्छे गहरे दोस्त की तरह सुनती और खुश हो जाती। दोनों के बीच की बॉन्डिंग इतनी मजबूत थी कि बिना कहे एक दूसरे की बात जान समझ जाते।
शेखर भरी आंखों से उनका पीला चेहरा देखकर खुद को ही कोस रहा था। मुझे क्यों नहीं पता चला कि दादी इतने दिन से बीमार हैं? क्यों मैं इतने दिन बाहर रहा? दादी का माथा सहलाते सहलाते ही शेखर की झपकी लग गई। फिर अपने पास हुई किसी आहट से उसकी नींद खुली तो देखा एक नर्स दादी की ड्रिप बदल रही थी। शेखर को जागा हुआ देखकर वो उसकी तरफ देख के मुस्कुराई। आप शेखर हैं? जी। आप कैसे जानती हैं? सर हिलाते हुए शेखर ने पूछा। मैं क्या, यहाँ सब जानते हैं आपको। आपकी दादी जब भी जागती हैं बस आप ही की तो बातें करती हैं। अच्छा वो आप आ गए। मुस्कुराते हुए वो कमरे से चली गई। दोनों की बातचीत से दादी की नींद खुल गई थी। आंख खोले पलके झपकाते हुए वो उसको देखे जा रही थी। शेखर ने जब उनकी कांपती आवाज सुनी तो उसने झुककर दादी को बाहों में भर लिया। दोनों के आंसू एक दूसरे के कंधे भिगोने लगे थे। दोनों एक दूसरे के मन को अच्छे से पढ़ पा रहे थे। उन्हें शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं थी। किसी को बस गले से लगाकर फिर कुछ कहने सुनने की कोई जरूरत ही महसूस न हो, बस ऐसा ही कुछ था दोनों के बीच। शेखर दादी को बाहों में लेकर चुपचाप कितनी ही देर ऐसे ही बैठा रहा। जब उसे लगा कि शायद दादी थक गई हैं तो उसने उन्हें लिटा दिया। सिरहाने पर उनका सर रखते ही शेखर ने झुककर उनका झुर्रीदार माथा चूम लिया। दादी के चेहरे पर एक भली सी मुस्कुराहट थी। तू मुझे घर ले जाने आया है ना बेटा? दादी ने बड़ी आशा से उसकी तरफ देखकर पूछा। हाँ दादी, और क्या? डॉक्टर से बात करने जा रहा हूँ। अब यहाँ रखेंगे तो भी मैं आपके पास से 1 मिनट नहीं हटने वाला। डोंट वरी, जब भी घर जाएंगे साथ जाएंगे। कसकर उनका हाथ पकड़ते हुए शेखर ने कहा। उसके हाथ को पकड़े पकड़े दादी फिर सो गई थी। एक उम्र के बाद शायद बच्चों का यह कहना कि डोंट वरी, कि आप चिंता न करें, शायद सबसे सुकूनदेह शब्द होते हैं। सुबह डॉक्टर के आते ही शेखर उनके कैबिन में जा पहुंचा। डॉक्टर देसाई उनके फैमिली डॉक्टर थे और जानते थे कि शेखर अपनी दादी से कितना जुड़ा है। अंकल, दादी की कंडीशन कैसी है? देखो बेटा, इस एज में जो पॉसिबल है हम कर रहे हैं, लेकिन एक एक करके उनके वाइटल ऑर्गन्स स्लो हो रहे हैं। अब इस हालत में जितना उनको खुश रखेंगे वो ठीक रहेंगी। वो उनकी जान को तो शेखर की आवाज़ भर्रा गई। बेटा ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन यू नो इस उम्र में एनीथिंग कैन हैपन। यही जीवन है। शी इज 85+। डॉक्टर ने उठकर शेखर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उन्हें यहीं रहना होगा? कब तक? शेखर ने पूछा। सच मानो तो हम भी यहाँ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बेटर होगा इनको घर ले जाया जाए। जितने दिन रहें अपनों के साथ रहें, उनके बीच रहें। डॉक्टर देसाई बोले। तो क्या मैं उनको घर ले जा सकता हूँ? शेखर ने आशा से उनकी तरफ देखा। हाँ बिल्कुल, तुम चाहो तो मैं अभी डिस्चार्ज पेपर बना देता हूँ। डॉक्टर ने शेखर का कंधा थपथपाते हुए कहा। दादी को लेकर जब शेखर गाड़ी में बैठा तो वो खुश थीं, बहुत खुश। अपने साइड की खिड़की का शीशा नीचे करके मानो सारी ताज़ा हवा अपने सीने में भर रही हूँ। मरीन ड्राइव से गुजरते शेखर ने साइड पे गाड़ी रोक दी। दादी ने मुस्कुराकर शेखर को देखा। न जाने ये लड़का कैसे उनके मन की बात पढ़ लेता है। दोनों कितनी देर समंदर देखते रहे और दादी किसी बच्चे की तरह खुश होती हुई बार बार शेखर का माथा चूम लेती या कस के उसका हाथ पकड़ लेती। इन्हीं पलों में शेखर ने एक फैसला कर लिया था। जिस दादी ने उसका हाथ पकड़ के जिंदगी के हर इम्तिहान में सबसे अव्वल रखा था, उन्हीं का हाथ पकड़ के उसे उनकी हर परीक्षा में उनके साथ उनकी आखिरी सांस तक खड़ा रहना है। फोन मिलाकर उसने घर में खबर कर दी। माँ, दादी का रूम ठीक करवा दीजिए, हम घर आ रहे हैं। घर? लेकिन बेटा घर में कैसे होगा? माँ की आवाज़ में परेशानी साफ सुनाई दे रही थी। मैं हूं ना, सब हो जाएगा, आप परेशान मत हो। कहते हुए उसने दादी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और गाड़ी घर की तरफ बढ़ा दी। दादी के चेहरे पर जितनी खुशी थी उतना ही शेखर के मन में सुकून। रिश्तों की खूबसूरती यही तो है कि अच्छी यादों को जब चाहे याद करके दोबारा वही खुशी हासिल कर ली जाए। शेखर के बचपन का हर पल, हर स्मृति दादी से शुरू होकर उन्हीं पे खत्म होती। बुखार से तपते माथे पर जब दादी उसका सर अपनी गोद में लेकर गीली पट्टियां लगाती तो एक टक उनके चेहरे को देखता रहता। उस चेहरे पर उसने ममता, दुलार के अलावा कुछ देखा ही नहीं था।
दादी पूरी पूरी रात अपना सर उसकी गोद में रखे अपना प्रिय भजन गाती और वो गहरी नींद सो जाता। दादी की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। सोना तो ठीक, लेकिन खाना भी कहाँ उसने कभी टेबल पे बैठ के खाया था। बड़े से लॉन में प्लेट पकड़ के कभी आगे पीछे भागते, कभी चिड़िया कभी तोता दिखाते हुए दादी कैसे एक एक निवाला खिलाती थी। माँ अक्सर उसे उसकी हरकतों के लिए डांट देती, लेकिन दादी स्नेह की ओट करके उसको हमेशा बचा लेती। आज वो दादी को अपनी ओट में बचा लेना चाहता था। घर पहुंचने पर शेखर ने दादी के ही कमरे में अपने लिए एक बेड और लगवा दिया। माँ और डैड उसके इस फैसले से थोड़ा असहमत थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर दादी घर में रहेंगी तो ज़्यादा बीमार हो सकती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो संभाल लेंगे। लेकिन शेखर ने उनकी एक नहीं सुनी। उसने तो तय कर लिया था। दादी के सारे काम उसने अपने हाथों में ले लिए थे। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक का सारा जिम्मा उसने अपने कंधों पे ले लिया था। दादी की नींद खुलती तो शेखर भी जाग जाता। फिर दोनों लॉन की हरी हरी घास पर धीरे धीरे चलते हुए कितनी ही बातें करते। शेखर के बचपन से दादी के बचपन तक की बातें। शायद सफर के अंत तक पहुंचते हुए हम पीछे लौटना चाहते हैं कि कहां से चले थे, कहां आ गए। दादी के पीले चेहरे पर रोशनी सी फैलने लगी थी। हॉस्पिटल में दिन भर सोने वाली दादी अब बातें करती रहती, टीवी देखने लगी थीं। उन्हीं के कहने पर शेखर उनके कमरे से ही अपने लैपटॉप पर ऑफिस के काम भी निपटाने लगा था। दादी सामने बैठ के उसको देखती रहती और शेखर अपना काम करता रहता। सुनो दादी, घूमने चलोगी? लैपटॉप बंद करते हुए एक दिन शेखर ने पूछा। घूमने? कहाँ? अस्पताल? दादी ने जोर से हंसते हुए पूछा। शेखर भी हंस दिया, फिर संजीदगी से बोला, कहीं भी दादी, जहाँ आपका मन हो, जहाँ भी आप जाना चाहो। तुम्हारे दादा को समंदर बहुत पसंद था। इसी शहर में पले बढ़े थे ना, तो मुझे अक्सर जुहू बीच ले जाते थे। समंदर के बारे में कितनी बातें बताई थी उन्होंने मुझे। सब पता होता था उन्हें कि कब समंदर खुश है, कब उदास, कब वो गुस्से में उफान रहा है, कब प्यार से। बातें करते हुए दादी की आंखों में जैसे समंदर जस का तस उतर आया था। तो फिर डन है, हम वहीं जाएंगे। शेखर उछल पड़ा। उम्र ढलना समस्या नहीं है, मगर उसके साथ जुड़ा अकेलापन अपने साथ जो लाचारियां लाता है, उससे मन पहले ही मर जाता है। यही तो हो रहा था दादी के साथ भी। लेकिन जब से हॉस्पिटल से घर आई थीं, उन्हें एक नई ऊर्जा मिल रही थी। माँ और डैड दोनों भी दादी को ठीक होते देखकर बहुत खुश थे। दोनों गर्व से अपने बेटे को मन ही मन लाखों दुआएं देते। तो तय हुआ कि किसी वीकडे की शाम को कम भीड़ में शेखर और दादी जुहू बीच पर एक छोटी सी पिकनिक मनाने जाएंगे। शेखर ने डॉक्टर से परमिशन भी ले ली थी। घर से निकलने से पहले शेखर दादी के पास बैठ गया। उनकी हथेलियां सहला के बोला, जहां आपको लगे कि आप थक गए हो तो बता देना, हम वापस आ जाएंगे, ठीक है? दादी ने किसी बच्चे की तरह सर हिला दिया। लिनन की ढीली ढाली कुर्ती और सफेद सलवार पहनकर जब दादी तैयार हुई तो सभी के चेहरे खिल गए। मैं ठीक लग रही हूं ना? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारी दादी कोई बूढ़ी बीमार औरत है। दादी ने हंसते हुए पूछा। दुनिया की सबसे खूबसूरत दादी हो आप, कहते हुए शेखर उनकी बाजू में बाजू डालकर गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। दादी की आंखों में अपने पोते के लिए हजारों दुआएं झिलमिला रही थीं। समंदर से कुछ दूर जुहू बीच पर दादी और शेखर सूरज को धीरे धीरे समंदर में उतरते देख रहे थे। किसी पठान बच्चे के लाल लाल गाल जैसा खूबसूरत लग रहा था। तुम्हारे दादा ने हमारी शादी के 1 साल बाद इसी बीच पे मुझे पहली बार आई लव यू कहा था। शेखर ने चौंक कर दादी की तरफ देखा। सच्ची दादी? 1 साल बाद? पहले कभी नहीं बोले थे? शेखर हैरान था। अरे उन दिनों ऐसा कोई थोड़े ना बोलता था ना, एक दूसरे को तुम लोगों की तरह बात बेबात गिफ्ट दिए जाते थे। पर वो दिन खास था। शादी की पहली सालगिरह थी। घर में जब सब सो गए थे तब तुम्हारे दादा रात में मुझको यहाँ लेके आए थे।
अपने स्कूटर पे बिठा के, बिल्कुल चोरों की तरह। हंसते हुए जब उन्होंने बताया तो नारंगी सूरज का रंग उनके गालों पर उतर आया था। दादा कैसे दिखते थे? बहुत हैंडसम थे ना? घर में रखी फोटो से तो यही लगता है। शेखर सब जानना चाहता था। बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते थे, ऐसा ही ऊंचा पूरा कद और तुम्हारे जैसा ही मन। दादी एकटक स्नेह से उसको देख रही थी। अच्छा और कुछ बताओ ना दादी। शेखर दादी की रोमांटिक कहानी पूरी सुनना चाहता था। तुम्हारे दादा ने उन्हीं दिनों अपना खुद का काम शुरू किया था। पैसे ज़्यादा होते नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पहली कमाई से मेरे लिए ये खरीदी थी। उंगली में पहनी रूबी की छोटी सी अंगूठी को देखते हुए दादी बोली, मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है ये। तब की पहनी, आज तक नहीं उतारी। सुनार के पास ले जाके छोटा बड़ा कराती रही बस। शेखर ने दादी की हथेली सहलाई। ब्यूटीफुल। न जाने उसने अंगूठी को कहा था या उन झुर्रीदार उंगलियों को। ये अब तुम्हारी है, अपनी दुल्हन को देना मेरी तरफ से। दादी ने उसका हाथ सहलाते हुए कहा, आप खुद ही देना जब आएगी। शेखर पास से गुजरते हुए नारियल पानी वाले से 2 डाब लेते हुए बोला। सूरज दोबारा उगने के लिए डूब चुका था। दादी और शेखर एक दूसरे का हाथ पकड़कर दूर तक फैली रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए गाड़ी की तरफ चलने लगे। आकाश पर हल्की हल्की बदली छाने लगी थी। हवाओं में बारिश की महक आ रही थी। डॉक्टर से पूछकर शेखर कभी कभार दादी को गाड़ी में घुमाने चल पड़ता। दोनों खूब बातें करते। पहले शेखर बच्चा था, लेकिन अब दादी बच्चा हो गई थी। एक खुश और संतुष्ट बच्चा। एक बार घर लौटने पर शेखर दादी की फेवरेट टेंडर कोकोनट आइसक्रीम लेके लौटा तो दादी की आंखें चमक उठी। कप पापा की तरफ बढ़ा के वो मुस्कुराने लगा। पापा ने एक चम्मच जब दादी को खिलाया तो उनकी आंखें भीग गईं। छोटे छोटे सुखों के साथ पूरा परिवार दादी के इर्द गिर्द घूमता रहता और दादी निहाल होती जाती। मानसून ने पूरे जोश से बारिशों को अपनी कैद से रिहा कर दिया था। मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा था। माँ ने आज गर्मा गर्म सूप बना रखा था। कपड़े बदलकर शेखर दादी के कमरे में आ गया और उन्हें अपने हाथों से सूप पिलाने लगा। दादी ने शेखर का हाथ अपने हाथ में लेके सहलाते हुए उसकी ओर देखा और हौले से बोली, थैंक यू मेरे बच्चे। आप ही ने तो अब तक मुझको बच्चा बना के रखा है। हंसते हुए शेखर ने कहा। जानता था हंसेगा, नहीं तो रो पड़ेगा। दादी शेखर की हंसी में शामिल नहीं हुई। वो संजीदगी से बोली, तूने मुझे बहुत खुशी दी है शेखर। मेरे सारे डर, सारी तकलीफें खत्म कर दिए तूने बेटा। डर कैसा दादी? शेखर ने उनके करीब आते हुए पूछा। हॉस्पिटल के बेड पे पड़े पड़े लगता था कि वहीं से चली जाऊंगी और घर कभी लौट नहीं पाऊंगी। तुम्हारे दादा इसी घर में ब्याह के लाए थे। मैं अपने घर से विदा होना चाहती थी। शेखर के कंधे से लगी दादी धीरे धीरे बोल रही थी। बस आप खुश रहो दादी, यही तो हम सब भी चाह रहे थे। खुश हूं बेटा, शायद तैयार भी। अब कोई डर, कोई परेशानी नहीं है मुझे। कहते हुए उन्होंने अपना सर शेखर के सीने पर रख दिया। कंधे से लगाए लगाए शेखर उनका सर सहलाता रहा। बात करते करते शायद उनको नींद आ गई थी। कुछ देर बाद शेखर ने उनका सर तकिए पर रखकर धीरे से उठने की कोशिश की तो देखा दादी ने उसका हाथ कस के पकड़ रखा था। झुक के जब उसने अपना हाथ निकालने की कोशिश की तो उसका दिल धक से रह गया। डैड, डैड! वो पागलों की तरह चीख रहा था। उसके माँ पापा जब अंदर आए तो देखा दादी के चेहरे पर एक शांति थी, एक हल्की मुस्कुराहट। दादी जा चुकी थीं। शेखर उनके सीने पे सर रख के बिलख पड़ा। अपने होंठ उनके माथे पे रख दिए। उनके कान में शेखर धीरे से बुदबुदाया, गुड बाय दादी, हैप्पी जर्नी। बस इतनी सी थी ये कहानी।